Good morning, friends. Welcome to my YouTube channel Eco Tutorials. Continuing with our series of lecture on plus one CBSE economics. Today we are going to cover an important topic of CBSE economics, that is theory of demand. And as I think कि ये एक ऐसा चैप्टर है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का हार्ट है. ठीक है, एक डिमांड और एक सप्लाई. इनफैक्ट सारा कुछ इसी पे डिपेंड करेगा. डिमांड सप्लाई पढ़कर देन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम प्राइस, everything will depend on this. One of the fundamental chapter of microeconomics. I'm going to introduce you to this word theory of demand. But before that, let me tell you that I'm going to divide this lecture into 3 or 4 parts. Okay. In the first part, we will be doing meaning of demand, types of demand, determinants of demand, law of demand. This will be my part 1. Okay. This is part 1. Then in second part, I will be doing this thing. Part 2. And last part, I will be doing this. In fact, this will be part 3 and 4. अब ये 3 and 4 कैसे बने? एक थ्योरी होगी, एक इसके प्रैक्टिकल्स होंगे, न्यूमेरिकल्स होंगे. ठीक है, वी आर गोइंग टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम ऑन न्यूमेरिकल्स आल्सो. So today we are starting with this meaning of demand, types of demand, determinants of demand, and law of demand. Okay. Now first of all, what is this law of demand? ये law of demand हम किसको कहते हैं? First of all, before coming to law of demand, the word is demand. Okay. Now अब डिमांड किसको कहते हैं हम? लेट अस सी. अगर आपसे पूछूं मैं कि डिमांड क्या है, कैन यू टेल मी व्हाट इज डिमांड? ये डिमांड किसको कहते हैं हम? The need of some commodity. डिमांड क्या कहते हो? Need or want of यू आर सेइंग नीड. नीड, वांट, डिजायर. ठीक है, ये आप कहते हो दिस इज डिमांड. नो, इन इकोनॉमिक्स दिस इज नॉट डिमांड. ओके. सबसे पहले फॉर डिमांड वी मस्ट हैव अ डिजायर. I will be giving you 4 components जो चाहिए मेरे को. किसके लिए? डिमांड के लिए. ठीक है, I will be giving you 4 components. फर्स्ट थिंग इज डिजायर, कि आपके पास डिजायर होनी चाहिए. अब डिजायर तो कुछ भी हो सकती है. मेरी एक डिजायर है कि हेलीकॉप्टर होना चाहिए मेरे पास, विच इज फिजिकली नॉट पॉसिबल. एनीवे इट इज नॉट पॉसिबल. तो एक डिजायर रहेगी. जो आप कह रहे हो जी वांट, वांट कब बनते हैं, डिजायर वांट कब बनती है, अभी बताता हूँ आपको. तो सबसे पहली जो चीज है वो है डिजायर. देन सेकंड थिंग यू रिक्वायर इज मनी टू फुलफिल द डिजायर. आपके पास परचेजिंग पावर भी होनी चाहिए. अब क्या है कि मैं एक टीवी खरीदना चाहता हूँ, लेट अस से 10,000 का आता है. 10,000 मेरे जेब में भी है. रोज शॉप पे जाता हूँ, टीवी के मॉडल देख के वापस आ जाता हूँ. अभी भी इस स्टेज पे ये डिमांड नहीं बनी. इस स्टेज पे आके, सेकंड स्टेज पे आके ये वांट बन जाती है. तो अगर मैं पूछूं वांट क्या है, वांट वो डिजायर है जिसको फुलफिल करने की परचेजिंग पावर आपके पास है. तो अब डिमांड कब बनेगी? तो डिमांड बनेगी जब थर्ड स्टेप आएगा, विलिंगनेस टू स्पेंड मनी टू फुलफिल द डिजायर. कि जब मैं एक्चुअली एक प्राइस देकर उस क्वांटिटी को खरीदूंगा. तो इंडिविजुअल ये फैक्टर डिमांड नहीं है, ये नहीं है, इनको सबको मिलाओ. पहले डिजायर, फिर परचेजिंग पावर होनी चाहिए. परचेजिंग पावर के साथ साथ आपकी स्पेंडिंग होनी चाहिए. अब मैं आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन अगर डिमांड के दूं तो ये बनती है क्वांटिटी परचेज्ड at a given price at a given time.
समझ आ गया? Yes. तो ये बनती है। अब इसको देखते हैं स्लाइड में मैंने कैसे दिखाया हुआ, लेट अस सी। देखो क्या लिखा है, कहता है इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज द टर्म डिमांड इन इज मैनी टाइम कंज्यूम्ड कंफ्यूज्ड विद डिजायर। अभी मैंने कहा कि आप कंफ्यूज कर देते हो डिजायर के साथ, और वांट। अब डिजायर और वांट का डिफरेंस भी आपको पता है। डिजायर तो प्योर कल्पना है कि ये होना चाहिए मेरे पास, और वांट क्या है कि जब आपके पास उसकी परचेसिंग पावर ही है, और डिमांड क्या, जब इसकी आप स्पेंडिंग कर रहे हो। मेरी बात समझ रहे हो पढ़ने? Yes, sir. यस। कंफ्यूज विद डिजायर और वांट। डिजायर इज ओनली ए विश टू हैव एनीथिंग। इन इकोनॉमिक्स डिमांड मीन्स मोर देन मेयर डिजायर। डिमांड इन इकोनॉमिक्स मीन्स डिजायर फॉर ए कमोडिटी, एबिलिटी टू परचेज, परचेसिंग पावर, एंड विलिंगनेस टू पे फॉर। तो अगर आपकी डिमांड की डेफिनेशन आती है तो सिर्फ एक तो ये हो गया क्वांटिटी परचेस्ड, क्वांटिटी परचेस्ड, At a given price. परचेस्ड एट ए गिवन टाइम, गिवन टाइम एट ए, Given price. ये लिख के आपने कहना कि देयर आर थ्री कंपोनेंट्स ऑफ डिमांड, डिजायर, एबिलिटी टू पे, ये दोनों बन गए, Want. और तीसरा विलिंगनेस टू पे फॉर इट। सिंपल बनती बात। Yes, sir. आगे चलते हैं। देखो यू कैन स्टॉप मी, जहां भी आपका दिल करे मेरे को रोक सकते हैं। अब इसके बाद है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, या मैं इसको कहता हूं, देखो डिमांड फंक्शन। दिस इज demand function. Now demand function is nothing but determinants on what factor the demand depends. कहता है this is mathematical expression of determinants of demand. ऐसे कहते हैं demand is function of any number of things, price of X commodity, income, taste, fashion, price of related goods, population, then any number, n number, कोई भी फैक्टर हो सकता है। उसको जब हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे देते हैं तो इट बिकम्स डिमांड। अब देखो इसको, अब देखो इसको कैसे करता हूं मैं, ये देखो ये आ गया डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। एनीवे चलने दो, ठीक है। अब देखो इसमें डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड मैंने कहा मैथमेटिकल symbolic statement of functional relation between the demand for a product and its determinants, that is called demand function। ये मैंने बनाया Price. price, income, taste, price of related good, Price. fashion, या यहाँ F को लिखा हुआ फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। ये प्राइस की फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, बढ़ना है कि कम होना है। अब ये एक डायग्राम बना दिया जिसमें सिर्फ यही नहीं और बहुत सारे हो सकते हैं कि टेस्ट और प्रेफरेंस है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है, साइज ऑफ पॉपुलेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, टैक्स पॉलिसी है, इनकम है, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी है, प्राइस ऑफ कमोडिटी। Commodity है। ठीक है। अब Yes, sir. इसको आगे देखते हैं, लेकिन मैं पहले इस यहीं से उठा लेता हूँ सारे, फिर आगे चलेंगे। तो पहले डिमांड डिपेंड करती है प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। अब इसमें एक सिंपल है, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस कम होगा, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा तो, यही लॉ ऑफ डिमांड है जो आप पढ़ने जा रहे हो। देन प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। अब देखो इसमें अगेन ए वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, देखो ये क्या मैंने कहा जी, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। अब रिलेटेड कमोडिटीज जो हैं वो, अब देखो तीन तरह की हो सकती हैं। सब्स्टिट्यूट गुड, कॉम्प्लीमेंट्री, वैसे ये आगे मैं प्रॉपरली करूंगा, अभी तो जस्ट समझाने के लिए। आगे इसका पूरा मैं डिटेल्ड सब्स्टिट्यूट गुड क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंड ये बेसिकली ये दो कर लो,
सब्स्टिट्यूट गुड कौन से होते हैं? विच कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ The other good. ईच अदर, पेप्सी कोक। ठीक है, देखो मैं अभी आगे नहीं जाता, इसको मैं डिमांड करूँ के साथ बनाऊंगा सब्स्टिट्यूट गुड, प्राइस के साथ इनका क्या रिलेशन है। ठीक है, पेप्सी कोक। देन कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं विच आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन। ठीक है, कार एंड पेट्रोल, Bread and butter, bread. ब्रेड एंड बटर आई विल नॉट से, क्योंकि ब्रेड जो है बटर के बगैर खाई जा सकती है, लेकिन कार पेट्रोल के बगैर नहीं चल सकती। कॉम्प्लीमेंट्री है व्हेन वन इज डिपेंडेंट ऑन अदर। अब इसकी मैं जब एग्जैक्ट डेफिनेशन बोलूँगा, व्हेन द प्राइस ऑफ वन गुड इंक्रीजेस द डिमांड फॉर अदर गुड फॉल्स। अदर गुड वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, जब एक का प्राइस बढ़ जाए तो दूसरे, पेट्रोल का प्राइस बढ़ा, कार की डिमांड बहुत कम होगी। लेकिन मैं इसको प्रॉपर डायग्राम बनाऊंगा आपके लिए, अभी तो सिर्फ डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में मैं कहता हूँ डिपेंड करता है कि सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस क्या है। अगर सब्स्टिट्यूट गुड सस्ते हैं तो कमोडिटी की डिमांड कम होगी। अगर मैं पेप्सी ले रहा हूँ और कोक का प्राइस कम हो जाता है, पेप्सी की डिमांड, अगर सब्स्टिट्यूट सस्ते हैं तो मेरी डिमांड कम है, अगर सब्स्टिट्यूट महंगे हैं तो मेरी डिमांड। ज़्यादा. और कॉम्प्लीमेंट्री, अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस बढ़ता है, Demand दूसरे की. ठीक है, और इसका अगर प्राइस कम होता है तो उसकी। ठीक है, अब इसको देखो, दोबारा आते हैं हम नीचे। एनीवे देखते हैं। यस, ये क्या था हमने? Yes, sir. ओ यस, नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। देखो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, वही चीज़ आ गई यहाँ पर पूरी डिटेल में। प्रोडक्ट प्राइस, कंज्यूमर इनकम, कि इनकम पे डिपेंड करती है डिमांड, कि मेरी इनकम क्या है। समझो कि अगर मेरी इनकम ज़्यादा है तो डिमांड ज़्यादा, इनकम कम है तो डिमांड कम, सिंपल है। Yes, sir. देन नेक्स्ट, ये सारे वो डिमांड फंक्शंस आते हैं। कॉस्ट ऑफ रिलेटेड गुड्स, कॉस्ट कह लो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, मे बी सब्स्टिट्यूट, मे बी कॉम्प्लीमेंट्री। देखते चले, द डिमांड फॉर ए कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट डिक्रीजेस व्हेन द कॉस्ट ऑफ वन आइटम इंक्रीजेज। अगर एक का प्राइस बढ़ जाता है दूसरे की डिमांड कम हो जाती है. प्राइस पेट्रोल का बढ़ता है तो कार की डिमांड कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द प्राइस ऑफ ब्रेड गोज अप द डिमांड फॉर बटर में डिक्रीज। ठीक है, conversely an increase in the cost of one product can boost the demand for substitute। ये भी पढ़ लिया आपने, सिंपल लैंग्वेज में रहो ना, इतनी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज, कि अगर प्राइस सब्स्टिट्यूट का बढ़ता है तो इसकी डिमांड बढ़ेगी, और अगर प्राइस कॉम्प्लीमेंट्री का बढ़ता है तो गुड की डिमांड कम। ठीक है, देन नेक्स्ट, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, व्हाट आई एक्सपेक्ट। अब इसमें क्या कहता है जी, मंडे को प्राइस है, लेट अस से मंडे को प्राइस है से 2 रुपये, 2 रुपये। ठीक है, ट्यूसडे को 3, वेडनेसडे को 4, और मेरे को पता है ये संडे तक 7 रुपये का हो जाना। आज मैं वेडनेसडे पे मान लेता हूँ, लेट अस से 4 पे है, और ट्रेंड मेरे को दिख रहा है बढ़ता जा रहा है। इन दिस केस इफ द प्राइस, देखो मेरी लैंग्वेज देखो, इफ द प्राइस is expected to rise in future, demand for commodity in current stage will Increase. although its price is increasing, तब भी बढ़ेगा। कभी वो पढ़ा देखा था, कभी प्याज का प्राइस दे आज 20 रुपये, कल 25 पर 23, फिर लोगों को एक्सपेक्टेशन हो गया 100 रुपये तक, तो होर्डिंग शुरू हो गई। वो होता है ये डिमांड जो है, एक्सपेक्टेशन की क्या एक्सपेक्ट करता है इस गुड के प्राइस के साथ। ठीक है, देन बायर्स इन द मार्केट, कि कमोडिटी के बायर्स कितने हैं मार्केट में, कम बायर होंगे। Less demand. ज़्यादा होगी. ठीक है, देन नेक्स्ट वो है टाइप्स ऑफ डिमांड। नाउ इन माय व्यू दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू। देखो जितने ऑब्जेक्टिव टाइप है वो यहीं से निकलने हैं। ये वर्ड जो है
वो आपको मतलब टाइप्स ऑफ डिमांड होता है। इनकम डिमांड, प्राइस डिमांड तो है प्राइस के साथ कि प्राइस इंक्रीज डिमांड फॉल्स, प्राइस फॉल्स डिमांड। Increase. देखो क्या लिखा है, दिस एस्पेक्ट ऑफ डिमांड रिवॉल्व्स अराउंड द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट दैट कंज्यूमर्स आर विलिंग टू परचेज एट ए स्पेसिफाइड प्राइस। प्राइस और डिमांड का रिलेशन जो एक्सप्रेस करे Price. दैट इज प्राइस डिमांड। ठीक है सर। गेटिंग? Yes sir. इनकम डिमांड, व्हाट इज द इनकम डिमांड? इनकम और डिमांड का रिलेशन। इनकम डिमांड which expresses relation between income and Demand. income increases, Demand increases. Income decreases. the income level significantly impact consumers purchasing behavior. Income demand examines the variations in quantity of a product that consumers are inclined to buy at different stages of, at different level of income. What is the demand for a commodity? Nothing to do with price. Income. मेरी बात समझ रहे हो? Yes. जी सेकेंड होगी क्रॉस डिमांड। कहता है अनलाइक सम टाइप्स ऑफ डिमांड द थिंग्स दैट हिंज ऑन द प्रोडक्ट्स ओन कॉस्ट, क्रॉस डिमांड इज contingent on the cost of related commodity. Relation between price demand for a commodity and the price of Related. आप पहले प्राइस लिखना है, रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड एंड डिमांड फॉर कमोडिटी। वो फिर आगे एक्सप्लेन करना तो सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री आ जाएगा, कर सकते हो। हाँ जी सर। देन नेक्स्ट डायरेक्ट डिमांड। अब डायरेक्ट डिमांड में क्या है देखो, दिस कंसेप्ट रेफर्स टू द स्ट्रेट फॉरवर्ड कनेक्शन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। देखो इसमें दो वर्ड आएंगे, एक नेक्स्ट आएगा डायरेक्ट के बाद डिराइव्ड डिमांड। डायरेक्ट डिमांड होता है विच डिपेंड्स ऑन द डिमांड ऑफ कमोडिटी इटसेल्फ। इस पेन की डिमांड इस पेन पे ही डिपेंड करती है, इसके प्राइस पे डिपेंड करती है। प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम, प्राइस कम डिमांड। डायरेक्ट डिपेंड्स ऑन कमोडिटी इटसेल्फ, नो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। हाँ जी Sir, what is the difference between price demand and direct? सेम सेम सेम, ठीक है। लेकिन वर्ड पूछ रहा, ये वर्ड आना चाहिए, डिपेंड्स ऑन द डिमांड फॉर द कमोडिटी इटसेल्फ। यू आर गेटिंग? नेक्स्ट इजी है, Yes. आ गया देखो, डिराइव डिमांड और इनडायरेक्ट डिमांड। व्हेन डिमांड फॉर द कमोडिटी डिपेंड्स ऑन प्राइस ऑफ अदर फैक्टर्स, अदर थिंग्स। कि जब फॉर एग्जाम्पल देखो क्या लिखा है, हेयर द फोकस शिफ्ट्स टू गुड और सर्विसेज एसेंशियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस indirectly meeting consumer demand. Derived demand explore the interconnection nature of product and how certain products are essential। ये थोड़ा सा टफ लिखा हुआ लैंग्वेज, let it make it simple। derived demand, ठीक है। इसको कैसे करता हूँ सिंपल, let us see। यहाँ मैं करता हूँ derived demand, ठीक है। ये आप जब करोगे तो ये स्कैन करोगे तो ये अपने आप ही आ जाएगा derived demand, ठीक है। when demand for a commodity depends on other factors, for example देखो क्या बोल रहा हूँ, the demand for labor depends on wages। लेबर की डिमांड लेबर पे डिपेंड नहीं करती, इसको थोड़ा और क्लियर कर देता हूं। डिमांड फॉर लेबर does not depend on labor itself On wages also. but on wages paid। higher the wages less demand and vice versa। वाइस वर्सा का मतलब समझते हो, Yes. Yes sir. उल्टा। Yes, wages. डिराइव्ड, डायरेक्ट और डिराइव्ड का, Yes. डायरेक्ट तो सीधा प्राइस से उसी कमोडिटी की डिमांड,
डिराइव्ड है कि मेरी डिमांड डिपेंड करती है मेरे स्टूडेंट्स पे, ठीक है, या डिपेंड करती है ट्यूशन कॉस्ट पे। जिस तरह ये कह रहा हूँ लेबर की डिमांड डिपेंड करती है वेजेस पे। अगर वो ज़्यादा वेज मांगता है तो डिमांड उसकी डायरेक्ट ऑन लेबर नहीं, सम अदर फैक्टर। बनती बात? Yes. चलो अब जॉइंट डिमांड कहता व्हेन जॉइंट और कॉम्प्लीमेंट्री एक तरह से सेम ही। कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड, द कंसेप्ट ऑफ जॉइंट डिमांड अराइजेस व्हेन प्रोडक्ट of a particular product involves the interdependence of various factors. For example, producing bread necessitates the use of services connected like ovens, fuel and flour. ये भी टफ दिया हुआ है। जॉइंट डिमांड होता है कि एक चीज़ तभी प्रोड्यूस हो सकती है जब दूसरी अवेलेबल, जैसे मैंने वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड की थी, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड जॉइंट डिमांड। देन कंपोजिट, when the demand for a commodity is more than one use, that is composite demand. You're getting? Yes. कि एक चीज की डिमांड एक से ज्यादा यूजेस के लिए हो, उसको हम सेवरल यूजेस के लिए, ठीक है, कंपोजिट डिमांड। क्या लिखा? द अकर्स व्हेन द गुड एंड सर्विसेज फॉर मल्टीपल पर्पसेस, ठीक है। सो दिस इज टाइप्स ऑफ डिमांड, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं, यहाँ तक क्लियर है? Yes. मैंने क्या किया, पहले डिमांड की डेफिनेशन दी, फिर डिमांड फंक्शन किया, फिर वेरियस टाइप, इसको अच्छी तरह से करना। और जो मैंने डेफिनेशंस वो दिए जब आप स्कैन करोगे आ जाएंगी, उसको कर लेना, ठीक कर लेना, ठीक है। वो इजी लैंग्वेज में बताइए आपको, गॉट इट। अब इसके बाद लॉ ऑफ डिमांड पे आते हैं। ना लॉ ऑफ डिमांड मैं ऐसे कहूँगा कि इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही फंडामेंटल लॉ है, ठीक है। और ऐसे भी कहूँगा कि सबसे कॉमन लॉ है जो हम डेली लाइफ में, ठीक है, सिंपल है। लॉ ऑफ डिमांड जो है वो रिलेशन एस्टैब्लिश करता है किसमें? प्राइस एंड डिमांड। देखो क्या लिखा, द लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्रेसेस द नेचर ऑफ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। अब रिलेशन क्या कि प्राइस इंक्रीज करता है तो डिमांड फॉल, इनवर्स रिलेशन। देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड Demand. प्राइस इंक्रीजेस, डिमांड फॉल्स, प्राइस फॉल्स, Demand increases. समझो। Yes. लेकिन अगर मैं सिर्फ इतना कह दूं तो बात नहीं बनती। देखो फिर देखते हैं क्या कहना चाहिए हमें, कि लॉ ऑफ डिमांड के लिए क्या बोलना चाहिए मेरे को। मेरे लॉ ऑफ डिमांड में ये वर्डिंग आनी चाहिए। क्या वर्डिंग आनी चाहिए? वो आनी चाहिए ये, अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, सेटिरस पैरिबस, ठीक है। इफ द प्राइस, या ऐसे कह लो सेटिरस पैरिबस, that is there is inverse relation between Price of a commodity price And demand of a commodity. and demand of a commodity। अब समझ आती है? Yes. commodity, that is if price increases Demand falls. and vice versa। सर ये तो प्राइस डिमांड है ही वो लॉ ऑफ डिमांड, लेकिन इसमें जो मेन चीज़ है वो ये है। आप लॉ ऑफ डिमांड लिख रहे हो, इसके बगैर आपने डेफिनेशन लिख दी, 0 नंबर। मैं तो उठा के काट दूंगा नंबर अगर मेरे से पूछेगा कोई। यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस सर। देखो अब देखो ये एक डेफिनेशन दी है, इसमें मैंने हाईलाइट कर दिया, अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम। सेम बी सिंपल, पढ़ने के लिए ठीक है, बी सिंपल, अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, इनवर्स रिलेशन बिटवीन। प्राइस एंड डिमांड। प्राइस फिर बोल गलत बोल गया। इंक्रीज
Demand falls, price price decreases, demand पहले बोले तूने बोला प्राइस इंक्रीजेस डिमांड फॉल, डिमांड इंक्रीजेस प्राइस फॉल। पहले आना है प्राइस, फिर demand प्राइस इज द कॉस्ट, डिमांड इज द रिजल्ट। cause and गॉट इट, गॉट इट। ये अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम का एक आधी डेफिनेशन दे दी, अब भी सिंपल, सिर्फ ये एक लाइन चाहिए मेरे को, अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम। इफ द प्राइस ऑफ ए गुड there is inverse relation between price and demand. If price increases, demand falls. If the price falls, demand increases. Got it? yes. Yes. Then next explanation। देखो लॉ ऑफ डिमांड से पहले एक आना चाहिए assumptions ऑफ द लॉ। ठीक है, ये वो जो सेटिरस पेरिबस किया है। देखो मैंने आपको एक दिन पहले कहा था कि इकोनॉमिक्स में कोई भी 100% तो होती नहीं। लॉ पढ़ा के हम 4-10 एक्सेप्शंस भी बोल देंगे इसकी, यहाँ नहीं लगता, यहाँ नहीं लगता, यहाँ नहीं लगता। ठीक है, तो लॉ है कहाँ? इसके लिए हमने क्या किया है कि हम कुछ चीज़ें पहले ही कांस्टेंट मान के चलते हैं। वही यही जो सेटिरस पेरिबस अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम आपने लिखी है, वो ये है। क्या क्या है? कंज्यूमर इनकम शुड कांस्टेंट रिमेन कांस्टेंट, कि वो पैसे ज़्यादा होंगे तो हु विल केयर अबाउट द प्राइस। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस रिमेन्स अनचेंज, क्योंकि टेस्ट, फैशन, हैबिट एक ऐसी चीज़ है जिन पे यू डोंट रिमेन रैशनल। प्राइस बढ़ेगा तब भी डिमांड, बढ़ेगी। और आउट ऑफ फैशन हो चाहे वो अच्छी हो, प्राइस कम हो रहा है तब भी डिमांड बढ़ती नहीं। तो हम इसको अगर लॉ ऑफ डिमांड को अप्लाई करना चाहते हैं तो हमें टेस्ट, फैशन, हैबिट कांस्टेंट रखने पड़ेंगे, इन पे लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगता। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड शुड रिमेन अनचेंज। अभी आपने कहा कि सब्स्टिट्यूट का प्राइस चेंज हो जाए, सब्स्टिट्यूट सस्ता हो जाए तो क्या होता है, महंगा हो जाए तो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस चेंज हो जाए तब क्या होता है। ठीक है, तो कौन, देयर आर नो एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर, ये सभी आपको मैंने कहा, देयर आर नो एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर चेंज इन प्राइस। वो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे वाला एग्जाम्पल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। देन देयर इज नो चेंज इन फैशन, वही आ गया। ठीक है, फिर एक कहीं मिल जाएगा, देयर इज नो चेंज इन पॉपुलेशन, कांस्टेंट रहनी चाहिए। अब एक बच्चा कहता सर ये क्या करते हो आप, ये चीज़ें तो कभी कांस्टेंट होती ही नहीं। ठीक है, इसी से देखो हमने देखना प्राइस वेरिएबल का इफेक्ट ओनली, वो इफेक्ट तभी देख सकते हैं हम जब इन चीज़ों को, ठीक है, कांस्टेंट। और इसीलिए मैं कहता हूँ लॉ ऑफ डिमांड क्या, इकोनॉमिक्स के लॉस हम 51% की यूजुअली इट हैपन्स व्हेन प्राइस इंक्रीजेस, majority demand for majority decreases, and if price falls you're getting। now अब इसकी explanation देखो। now we say that this law can be explained with the help of demand schedule and demand curve। देखो क्या बोलता हूँ, अब वो क्या बोला मैंने, कहता है इसको आप डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व से एक्सप्लेन कर सकते हो। नाउ व्हाट इज डिमांड शेड्यूल? डिमांड शेड्यूल क्या है? नथिंग, ए टेबुलर स्टेटमेंट, टेबुलर स्टेटमेंट showing a relation between price and demand। प्राइस and demand. एंड डिमांड। बनती बात? Yes, sir. अब ये टेबुलर स्टेटमेंट दो तरह की हो सकती है, एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और दूसरी Market demand schedule. मार्केट डिमांड। Schedule. ये टेबुलर स्टेटमेंट showing relation between price and demand for a single consumer, एक consumer, individual consumer, उसको कहेंगे, अभी बनाऊंगा मैं। मार्केट डिमांड शेड्यूल होता है सम ऑफ डिमांड ऑफ ऑल कंज्यूमर। टेबुलर स्टेटमेंट वो तो हो ही गई, Yes। showing sum of demand of all consumers
एट at a given. डिफरेंट प्राइस लेवल्स। दोनों का डिफरेंस क्लियर है? Yes. Yes. इंडिविजुअल होगी, Single. सिंगल कंज्यूमर। और ये पूरा सारे का ये सिर्फ टेबल। अब जब इस टेबल को मैं डायग्राम में प्लॉट कर दूंगा तो आई विल गेट टू कर्व्स, इंडिविजुअल कर्व, Market. इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व। ठीक है, Yes. अब देखते हैं क्या है ये। अब मेरे को लगता है कि समझ आ गया आपको कि क्या बोला मैंने, हैं? देखो ये आ गया, Yes. ये पूरा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। ये मैंने इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बनाया। मैं शेड्यूल और कर्व दोनों बनाता हूँ। देखो कैसे बनाता हूँ। मैंने लिया प्राइस, ठीक है, Yes. रुपीस में, और डिमांड, ठीक है। 1 2 3 कुछ भी लिख सकते हो, 5 4 3 2 1। मैंने तुम्हें कहा कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन वो लिखो इसको आराम से आप प्लॉट कर पाओ। मतलब 5 का मतलब 5 यूनिट डिमांड है। एक प्राइस पे 5 यूनिट की डिमांड है, केजीज कर ले, ठीक है। ये रुपीस कर ले, 2 पर वो कम हो गई, और को 3 4 5। अब इसको मैं अगर डायग्राम बनाऊं, सिंपल है, यस। मुश्किल तो नहीं। नो सर। प्राइस, इसको लिखते हैं क्वांटिटी, डिमांडेड 1 2 3 4 5। ये 5 और 1, 4 और 2, 3 और 3 और 4 1 और 5। इसको मैंने बनाया, ये आया नेगेटिवली स्लोपिंग इंडिविजुअल डिमांड का। ये नहीं जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट ही होगी, ठीक है। ये किसी ने नहीं कहा आपको, ये तो जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन। इट कैन बी। समझ रहे हो मेरी बात? क्या किया हमने कि इसको प्राइस, एक कंज्यूमर की अगर टेबल में रिप्रेजेंट करता हूं तो वो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है, और ये नेगेटिवली स्लोप। और मैंने स्लोप्स के बारे में आपको बताया कि नेगेटिव का मतलब क्या, डिक्रीज कर रहा है। इनवर्स रिलेशन है, ठीक है, कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, एक कम हो रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है। बनती बात। यस। अब मैंने ऊपर बनाया था शेड्यूल, अब देखो इसको, ये कर्व बनी हुई भी देख लो, ये मार्केट डिमांड शेड्यूल आ गया। इसको भी बना देते हैं। देखो मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है, सम ऑफ डिमांड ऑफ ऑल द कंज्यूमर। इसको भी बना के देखते हैं। देखो हम बना रहे हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल। पहले लिया प्राइस, ठीक है। मैं सिंपलिसिटी के लिए क्या कहता हूं, मैं 2 कंज्यूमर ले लेता हूं, ए एंड बी। ये है डिमांड ऑफ 1 2 3 4 5। डिमांड ऑफ ए है 5 4 3 2। 1। देन डिमांड फॉर ऑफ बी। ऑफ बी 10 8 6 4 2। यू कैन टेक एनी वैल्यू, है क्या इसमें। अब मार्केट डिमांड होगी, सम ऑफ ऑल डिमांड। ये ए है, बी है, ए प्लस बी। बी 15 12 9 6 3। ये शेड्यूल है, कौन सा शेड्यूल है, मार्केट डिमांड। इसका डायग्राम, अब ये 2 हैं, अगर 3 होंगे 3 में ऐड हो जाएंगे, 4 है तो 4। अब इसको देखते हैं। देखो मैं 2 तरह से, एक इन स्लाइड्स में जो प्लॉट हुआ है और एक मैं कर रहा हूं, देखो, ठीक है। यस सर। प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। Yes. ए कंज्यूमर,
B consumer. Market. Of course, this is demand of A. A, Demand of B. demand of B, Market. और ये मार्केट डिमांड. ठीक है. इंडिविजुअल भी बनाना है, मार्केट भी बनाना यस. पहले इसका और इसका. है। वो तो आएगा ही. नेगेटिवली लो पे डिमांड का. ठीक है. इसमें लिखूंगा 1 2 3 4 5. 6 7 8 कुछ भी ले सकते हैं. 5 और 2 4 6 8 8 और 10. ठीक है. ये नेगेटिवली स्लोपिंग इंडिविजुअल डिमांड का फॉर बी. यस नेगेटिवली स्लोपिंग ईडीबी ये डिमांड का फॉर बी. अब देखो इसमें थोड़ी सी स्पेस मेरे पास कम है. ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में ही आने चाहिए. समझो. ये नहीं कि दो ऊपर बना दिए एक नीचे बना दिया. लेकिन मैं उसको थोड़ा सा अपनी कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि वो मेरे पास स्पेस कम है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ कहते हो तो दोबारा बना देता हूँ. नो सर इधर प्राइस ये है डिमांड ना. 2 4 6 8 10 12 14 15. 15 तक है ना. 10 12 14 16 इसके बीच में 15 पहली है 15. 15 उल्टा ही होगा. 5 and 3. 5 and 3. उसके बाद बोलते जाओ. 4 and 9. 4 and 6. ये आ गया 9. हाँ. हाँ जी 4 and sorry 2 and 12. 1 and 15. अब देखो इसको नेगेटिव तो आएगी आएगी. अब ये जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन आए. देखो जो मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो मार्केट डिमांड कर्व है इसका जो स्लोप है थोड़ा सा ये शार्प होंगी, ये फ्लैट होगी. क्यों? इसकी वैल्यू ज़्यादा है. मेरी बात समझ रहे हो? Yes. ये शार्प होगी. मार्केट डिमांड का टोटल है 1. टोटल ऑफ All इंडिविजुअल डिमांड yes. एंड सेकंड इज फ्लैट Flat. curve. Negatively sloping flat curve in comparison to Individual demand. ये मत कह देना कि इंडिविजुअल वैसे फ्लैट है. फ्लैट किसके? इनके कंपैरिजन में फ्लैट है. भूल के भी ये गलती ना करना. दो ऊपर नहीं एक नीचे. समझो? यस तो समझ आ गया. इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल टेबुलर फॉर 1. Yes. मार्केट डिमांड शो सम ऑफ ऑल टेबल. फिर डायग्राम. अब इसको देखो क्या बनाया हुआ है. देखो ये तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बनाएंगे. ठीक है. हाँ जी सर अब इसके बाद मार्केट डिमांड शेड्यूल में लास्ट वाला फिगर ये भी कर सकते हो, लेकिन उसमें क्लैरिटी ज़्यादा है कि ये ए है ये बी है इसका टोटल क्या है. अदरवाइज ये भी बन जाता है. इसमें क्लियर फ्लैट आएगा. ठीक है. Yes. और ये कर्व फ्लैट होगी उससे. समझ आया लॉ ऑफ डिमांड? Yes, पक्का. sir. अब ये है देखो क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई. देखो ये क्वेश्चन जो आप पढ़ रहे हो इसमें एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं, दो दो नंबर के क्वेश्चन हैं, 4 नंबर, 2 तो आते ही नहीं तुम्हें, 1 का 4 का 6 का सब है. इसका कोई पार्ट वो
टाइप्स ऑफ डिमांड किया, डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड किया, डिमांड फंक्शन की डेफिनेशन हो गई, डिमांड की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या है, मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या है, कर्व क्या है, ठीक है। अब इसमें ये क्या है, रीजन फॉर लॉ ऑफ डिमांड और डाउनवर्ड स्लोप रीजंस देने हैं। इसके अलावा मैं कहता हूं इसमें ये होने चाहिए कॉजेज ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, कॉजेज ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, कि क्यों लगता है, मतलब पहले तो क्वेश्चन समझो, कॉजेज ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, ऐसा क्यों होता है जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाता और प्राइस कम होता है तो डिमांड, रीजंस देने हैं मैंने। सबसे पहले लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा है है। यस, कि एज द कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर यूनिट ऑफ ए कमोडिटी, कि पहली से मेरे को 10 मिल रही है, दूसरी से 8, यस, तो अब मेरी मोटिवेशन सेकंड यूनिट को खरीदने की कब होगी, एज कंपेयर टू इनिशियल यूनिट। हाँ, कि मैं 1 से 2 पे कब जाना चाहूँगा। जरूरी नहीं है कि वो रोटी है 1 के बाद 2, मेरे को 10 मिल रही है और मैं चाहता हूँ सेकंड भी ले लूँ, लेकिन सेकंड कब दूंगा, जब उसका प्राइस कम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मेरे को सेकंड यूनिट से यूटिलिटी जो मिलनी है वो फर्स्ट से कम मिलनी है, इसलिए मेरे पास क्या कंपल्शन होगी कि मैं सेकंड यूनिट की तरफ अट्रैक्ट हूँ, वो होगा प्राइस। कि अगर प्राइस कम होगा, देखो क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल वी कंज्यूम ए कमोडिटी, द मार्जिनल यूटिलिटी derived from its successive units goes on, hence the consumer purchases more units only at बात बनती। Yes, इसको sir. पी जाना, इस क्वेश्चन को पहले बता दो। ओके, चेंज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, क्या होता है कि जब प्राइस कम होता है, some new consumers who were not consuming the good before start consuming। मैं इसका यूजुअली एक एग्जांपल देता हूँ कि सुबह के टाइम जा रहे हो तो आम का सीज़न है, तो वो आवाज़ लगा रहा है 100 रुपीज़ पर केजी। आप देखते 2 3 4 लोग खड़े हैं उसकी दुकान के आसपास खरीद रहे हैं। शाम को जाते हैं तो क्या देखते हैं, वो आवाज़ लगाने वो शुरू हो गया 50 रुपये पर किलो। दो चीज़ें होंगी, एक तो वहाँ देखोगे ग्रुप बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया, और एक क्या होगा कि आप या कार या स्कूटर जिस पे जा रहे रोक के कहोगे जी मेरे को भी दे दे। दो चीज़ें क्या हुई, मोर कंज्यूमर स्टार्ट कंज्यूमिंग द गुड एट लेस प्राइस, और सम ओल्ड कंज्यूमर्स आर आल्सो अट्रैक्टेड टू बाय मोर। पहले लेता था 100 रुपये में, लेकिन 50 में मैं कहा थोड़ा सा और ले लो। बनती बात, यस, थोड़ा प्रैक्टिकल सा लॉ है। अगर आप वो अजम्पशंस वगैरह को एक तरफ रख के समझ के करो तो बड़ा प्रैक्टिकल है, और ऐसा होता है। यस सर, ये जो मैंने एग्जांपल दिया वो कॉमन डे लाइफ का। आज जाते हुए कभी मार्केट में जाओ तो ये जरा मेरा फिनोमिना आगे देखना, मार्केट आम की लाइन लगी होगी आने वाले टाइम में, वो कोई गड्ढे पे कोई रेड़ी पे ऐसे वो खड़े हुए हैं। उनका सुबह का बिहेवियर और शाम का बिहेवियर नोट कर लेना, और फिर मेरे की बात को याद करना। बनती बात। Yes. देन नेक्स्ट, वेरियस यूजेस ऑफ ए कमोडिटी। कहता है कई बार किसी कमोडिटी के कई यूज होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, महंगा है तो सिर्फ ये लाइट जला रहा हूँ, सस्ता हो गया टीवी भी चला लो, और सस्ता हो गया अच्छा प्रेस भी इसी से कर लो, और सस्ता हो गया कुकिंग भी कर लो। कितने यूज है। मिल्क है, महंगा है सिर्फ दूध पी रहे हो या चाय बना रहे हो। सस्ता हो गया तो क्या देखा कि आज घर में एक चेंज आ रहा है। क्या चेंज है कि मदर पनीर बना रही है, आइसक्रीम बना रही है। क्या ऐसा क्या हो गया कि आप ये चीज़ें मिलने लग पड़ी। ये हुआ कि वो दूध सस्ता हो गया, आपने उसका यूज़ बढ़ा दिया, सस्ता होने से डिमांड बढ़ गई। यही पढ़ रहे हो आप, ठीक है। इनकम इफेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनकम इफेक्ट एक आगे आएगा सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। इनकम इफेक्ट क्या होता है कि जब प्राइस ऑफ ए कमोडिटी फॉल्स योर परचेजिंग पावर इंक्रीजेस, या हम कहते हैं योर रियल इनकम इंक्रीजेस। कि पहले जो चीज़ 10 रुपए की लेता था अब मेरे को 8 रुपए की मिल रही है, तो 2 रुपए मेरे को
सॉरी, माई रियल इनकम इज इंक्रीजिंग बाई ₹2, या मैं कहूँ मेरी परचेजिंग पावर इज इंक्रीजिंग बाई ₹2, इसलिए मैं ज़्यादा। देखो क्या लिखा, व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल द परचेजिंग पावर, ब्रैकेट में लिख लिया, द रियल इनकम ऑफ द सेम क्वांटिटी विद लेसर मनी, और ही कैन परचेज सेम क्वांटिटी विद लेसर मनी, मतलब पैसे बच गए इसलिए वो ज़्यादा लेता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो 3 पॉइंट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये इनकम इफेक्ट, और एक आएगा सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। ये तीनों अच्छी तरह आने चाहिए आपको। नेक्स्ट देखो, आ गया सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। अब ये क्या कि जब प्राइस ऑफ ए कमोडिटी फॉल्स इट बिकम्स चीप इन कंपैरिजन टू इट्स सब्सटीट्यूट। ठीक है, कि पेप्सी का प्राइस कम हो गया, कोक से सस्ती हो गई, तो व्हाट इज हैपनिंग, सम ऑफ द कंज्यूमर्स ऑफ कोक आर शिफ्टिंग टू, मैंने कहा सम, सारे नहीं, रीजन सम आर अटैच्ड टू कोक फॉर एज ए ब्रांड, एज ए टेस्ट। ठीक है, सारे नहीं आएंगे, लेकिन कुछ कॉमन जो कंज्यूमर है कि वो प्राइस के लिए जा रहे हैं। मेरी बात समझ, तो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट 3 बोले मैंने, सब्सटीट्यूशन और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग। जब ये क्वेश्चन आए मैं 3 तो देखना ही चाहूँगा। देन लास्ट, यूज इन ऑल्टरनेटिव यूजेस, ये अभी आपको कर दिया मैंने। तो फ्रेंड्स, अभी इसमें एक चीज़ और कराऊंगा, वो है एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ। ठीक है, लेकिन एक्सेप्शंस वही है, आधी एजम्पशंस को पलटूंगा, 1-2 पॉइंट्स आपके लिए ले आऊँगा। So friend, this is your first part of theory of demand. We will continue with this second part, and in the last, do subscribe my channel Eco Tutorials. Thank you.